Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to study about मनी बिल एंड फिनेंशियल बिल. इसके अलावा हम लोग ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो वो दो तरीके का हो सकता है, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल. पब्लिक बिल वो बिल होते हैं जो गवर्नमेंट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि जो प्राइवेट बिल है दैट इज इंट्रोड्यूस बाई एनी प्राइवेट मेंबर. अब जो बिल है वो 4 टाइप्स का होता है. कौन कौन सा होता है उसको देख लेते हैं. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इसमें अगर हम बात करें तो मनी बिल एंड फिनेंशियल बिल काफ़ी सिमिलर है, बिकॉज जो मनी बिल है वो फिनेंशियल बिल का ही पार्ट है. यहाँ तक कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल मनी बिल इज़ फिनेंशियल बिल, बट ऑल फिनेंशियल बिल इज़ नॉट मनी बिल. अब मनी बिल क्या है कि पार्ट है फिनेंशियल बिल का. एक्चुअली जो फिनेंशियल बिल है ना वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है एंड इसके अंडर सारे मनी बिल्स कवर हो जाते हैं. तो ये हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है. अभी हम लोग ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखते हैं. अब देखो, ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है बाई मिनिस्टर और बाई अदर मेंबर. एंड इसके लिए 5 स्टेज प्रोसेस होता है. उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है एंड अगर वो उसको अपना एसेंट दे देता है, अपना सिग्नेचर दे देता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है. तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं. बट इसके पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में भी बता दूं. हालांकि मैंने इसको बता रखा है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब मैंने पढ़ाया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में अच्छे से बता रखा है. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा आप लोग, विच आर्टिकल डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. आर्टिकल आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, ये भी बताइएगा. चलिए कमेंट सेक्शन में. अब हम लोग देख लेते हैं किसी बिल को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे प्रोसेस होता है. डिफरेंट स्टेज इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिलेटिंग टू बिल अदर देन मनी बिल आर एज फॉलोज. अदर देन मनी बिल इसलिए बोल रखा है क्योंकि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड मनी बिल के रिगार्डिंग जो राज्यसभा है उसके पास बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पावर है. तो वो हम लोग बाद में देखेंगे. अभी यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है तो उसको देखते हैं. पहला स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा. एंड जब बिल इंट्रोड्यूस होगा तो टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस होता है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, ठीक है. अब सेकंड क्या है, मोशन आफ्टर इंट्रोडक्शन. यहाँ पे बिल का स्क्रूटनी होता है और जो प्रिंसिपल्स ऑफ बिल हैं एंड जो प्रोविजंस है उसको डिस्कस किया जाता है. थर्ड स्टेज में क्या होता है, रिपोर्ट बाय सेलेक्ट कमेटी. यहाँ पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ बिल टेक प्लेस, ठीक है. कमेटी डिस्कस करती है कि वेदर बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, अमेंडमेंट लाना है नहीं लाना. फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पासिंग ऑफ बिल इन द हाउस वेयर इट वॉज इंट्रोड्यूस. जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ से वो पास हो जाता है. फिफ्थ में क्या है, पासेज इन अदर हाउस. अब ये अदर हाउस में जाएगा तो अदर हाउस में भी 4 अल्टरनेटिव्स हो सकता है. 4 अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकता है, देखो. पहला तो ये हो सकता है कि एज इट इज़ पास कर दिया जाए जैसा कि फर्स्ट हाउस से आया था. सेकंड अल्टरनेटिव हो सकता है कि अमेंडमेंट दे के रिटर्न कर दें. थर्ड क्या हो सकता है कि बिल को रिजेक्ट ही कर दिया जाए. फोर्थ क्या हो सकता है कि मे नॉट टेक एनी एक्शन. सेकंड हाउस में गया और वो वहाँ पे पड़ा हुआ है. तो जो लास्ट वाला केस है इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा हो एंड 6 मंथ्स का टाइम इलैप्स हो जाए तब क्या होता है, डेडलॉक का जो यहाँ पे सीन आ गया, तो इस केस में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं बिल को पास करवाने के लिए. तो ये जो लास्ट वाला है वो तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर रखा है एंड ये बाकी 4 अल्टरनेटिव्स ये निकल के आते हैं, ठीक है. अभी जो फिफ्थ स्टेज हो गया, फिर सिक्स्थ में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है उनके एसेंट के लिए. अगर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है. चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं. मनी बिल एंड फिनेंशियल बिल, इसके साथ साथ ऑर्डिनरी बिल भी मैं आपको डिस्कस करते चलूँगी, कंपेयर करते चलूँगी. यहाँ पे देखिए, अ बिल इज कॉल्ड मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर. यहाँ पे कुछ 6-7 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये सारे पॉइंट्स मनी बिल का ही हैं, ठीक है. मनी बिल के लिए एक आर्टिकल आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज आर्टिकल 110, याद रखिएगा. फिनेंशियल बिल के लिए कौन सा आर्टिकल आता है,
आर्टिकल 117। तो ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मनी बिल के लिए हैं। फर्स्ट वन इज द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि टैक्स हो गया, लाइक इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, ये जो भी एक्ट्स है, अगर इनमें कोई मेजर चेंज लाना हो तो वो मनी बिल के कैटेगरी में होगा। ठीक है, कोई भी एक्ट में जो मेजर एक्ट्स है उसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो मनी बिल के कैटेगरी में आएगा एंड उसको मनी बिल के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोविंग ऑफ मनी बाई गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, अगर उसको बोरो करना है, पैसे लेन देन करना है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट से, इस रिगार्डिंग अगर कोई चेंज लाना है रूल में तो वो मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत बार मनी बोरो करती है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, तो उसके लिए कुछ रूल्स बना हुआ है, रेगुलेशंस है, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाना है तो उसके लिए मनी बिल लाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द कस्टडी ऑफ और द विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर जो पहले तो ये बताइए जो कंसोलिडेटेड फंड है वो कौन से आर्टिकल के अंडर कवर किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, इसका भी आंसर दीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे बता रही थी जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसका क्या है कि जो भी टैक्स पब्लिक से कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है कंसोलिडेटेड फंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कस्टडी और विड्रॉवल, अगर पैसे डालना है या निकालना है, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करना है तो वो भी मनी बिल के कैटेगरी में आएगा अगर कंसोलिडेटेड फंड का बात हो रहा है। फोर्थ क्या है, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी मतलब क्या हो गया, जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ना कि एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो इस एप्रोप्रिएशन बिल में अगर हम कोई चेंजेस ला रहे हैं, इसको पास करने के तरीके में कोई चेंजेस अगर हम ला रहे हैं तो वो भी मनी बिल के कैटेगरी में ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी तरीके का एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड से तो वो भी मनी बिल के कैटेगरी में आएगा। अब देखो कंसोलिडेटेड फंड में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए, चेयरमैन हो गए, इन सब की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही चार्ज होती है। तो कल को जैसे सपोज इनकी सैलरी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए भी मनी बिल ही पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट। देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर पैसे निकाल रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड से या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से या तो कस्टडी डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, या तो पैसे को कैसे इशू करना है उसके रिगार्डिंग कोई भी बात चल रही है, इवन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट कर रहे हैं तो उसके लिए मनी बिल ही पास होगा। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसके लिए मनी बिल पास होता है। ठीक है, ये सारे मनी बिल के कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, द प्रोसीजर फॉर पासिंग मनी बिल इन पार्लियामेंट इज। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ठीक है, तो मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ये सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिएगा, आफ्टर अ मनी बिल हैज़ बीन पास्ड इन लोकसभा इट इज़ ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा विथ स्पीकर्स सर्टिफिकेट दैट इट इज़ मनी बिल। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख रखा है कि कोई भी बिल है अगर उसको स्पीकर सर्टिफाई कर देते हैं कि ये मनी बिल है तो ये पावर स्पीकर के पास ही है ना, कि वो सर्टिफाई कर सकते हैं वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट। तो
अगर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा को जा रही है बिल, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीकर सर्टिफाई करेंगे कि वो बिल मनी बिल है या नहीं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। राज्यसभा कैन नाइदर रिजेक्ट मनी बिल नॉर अमेंड इट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा बिल होता तो राज्यसभा वहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को एंड अमेंडमेंट भी भेज सकता है बिल के रिगार्डिंग, बट मनी बिल के केस में ना तो रिजेक्ट कर सकता है और ना तो अमेंड कर सकता है। इट मस्ट विदिन अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बिल रिटर्न द बिल टू लोकसभा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में कितने दिन तक मनी बिल रह सकता है, तो 14 days तक राज्यसभा अपने पास डिटेन करके रख सकता है मनी बिल को। अगर अदर बिल की बात करें तो अदर बिल 6 months तक राज्यसभा में रह सकता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि 14 days तक रहेगा जिस दिन से इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस दिन से राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं, पास हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो लोकसभा है वो उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करेगा रिकमेंडेशन या नहीं, ठीक है, उसके ऊपर है, वो चाहे तो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इट इज़ अप टू लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। If Lok Sabha accepts any of recommendation of the bill is deemed to have been passed by both the houses। अब देखो, अगर लोकसभा एक्सेप्ट करता है रिकमेंडेशन जो कि राज्यसभा दिया था, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया है दोनों हाउस से। बट इफ अ मनी बिल इज नॉट रिटर्न बाय राज्यसभा विद इन 14 days, अगर 14 days के टाइम पीरियड में राज्यसभा से मनी बिल को नहीं भेजा गया, ठीक है, नहीं पास करवाया गया, तो इसका मतलब क्या होता है फिर, इट शैल बी डीम्ड टू हैव पास बाई बोथ हाउस। मतलब कि 14 days के अंदर आप खुद ही बिल को पास कर दो, अदरवाइज अगर नहीं भी कर रहे हो, इसका क्या मतलब हो गया कि बोथ द बिल, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि द बिल हैज़ बीन पास्ड बाई बोथ द हाउसेस। तो इसलिए बोला जाता है कि राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ओनली दोज फाइनेंशियल बिल और मनी बिल विच बेयर सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जैसे कोई भी फाइनेंशियल बिल जो इंट्रोड्यूस होता है, अगर स्पीकर सर्टिफाई कर दिया कि ये बिल मनी बिल है, तो वो मनी बिल हो जाता है। फाइनेंशियल बिल विच डू नॉट रिसीव स्पीकर सर्टिफिकेट आर ऑफ 2 classes। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियल बिल जो स्पीकर सर्टिफाई नहीं करते वो 2 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 117 का जिक्र हो रहा है जो मैंने आपको बताया, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 ये गिवन है। तो इसमें क्या है, पहला वाले में अ बिल विच कंटेन्स एनी मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110 जो कि मनी बिल का है, बट डज नॉट कंसिस्ट सोली ऑफ दोज मैटर, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट सच बिल। तो देखिए, फाइनेंशियल बिल के बारे में आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि राज्यसभा अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है फाइनेंशियल बिल को। बट मनी बिल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि राज्यसभा ना तो अमेंड कर सकता है और ना तो रिजेक्ट कर सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन सेंड कर सकता है, और वो भी लोकसभा के पास पावर है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। सेकेंड वाला कौन सा है, एनी ऑर्डिनरी बिल विच कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में दे रखा है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में बस इतना याद रखना कि जो फाइनेंशियल बिल है उसके लिए आर्टिकल 117 है, मनी बिल के लिए आर्टिकल 110 है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो बस इतना याद रखिएगा। जो फाइनेंशियल बिल है ना, वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर सारे मनी बिल्स आ जाएंगे। अगर कोई फाइनेंशियल बिल को स्पीकर सर्टिफाई कर दे कि ये मनी बिल है, तो वो मनी बिल बन जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे देखें तो जॉइंट सिटिंग की बात आ गई, जो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। जॉइंट सिटिंग में यही बोला था आपको कि अगर कोई डेडलॉक का केस आ जाए, एक हाउस से बिल पास हो गया, दूसरे हाउस में जाके वो अटक गया, सपोज, मतलब कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, तो प्रेसिडेंट कैन समन लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 हाउस इन फॉलोइंग वेज। अब वही बता रखा है कि एक हाउस से पास हो गया और दूसरे हाउस में नहीं पास हुआ है, तो जनरली जॉइंट सिटिंग होता है। तो वो कौन कौन सा पॉइंट है, बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, और the house have finally disagreed about amendments to be made in the bill. थर्ड है,
more than 6 months have elapsed from date of reception of bill by other house without bill being passed by it. तो ये जो 6 months वाला टाइम पीरियड है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रख सकते हैं. एंड प्रिसाइड कौन करता है जॉइंट सिटिंग? स्पीकर करता है. तो ये भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है. तो बस इतना ही कुछ है. तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मनी बिल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, याद रखना है. आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि ये जो जॉइंट सिटिंग है ना, ये मनी बिल के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है. जॉइंट सिटिंग इज फॉर ऑर्डिनरी बिल्स और फिनेंशियल बिल. मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है. ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है. ठीक है. एंड राज्यसभा हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर विथ रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. आपको याद रखना है, राज्यसभा ना तो रिजेक्ट कर सकता है ना तो अमेंड कर सकता है मनी बिल को, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था. इसके अलावा एक बार मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या होता है मनी बिल में एंड ऑर्डिनरी बिल में. शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. देखो, सबसे पहला पॉइंट कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में. मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? सिर्फ लोकसभा में. और कौन से मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को? तो प्राइवेट मेंबर एज वेल एज मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर बोथ. मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? तो ओनली मिनिस्टर, गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. फिर एक चीज़ और याद रखना है कि जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं तभी इंट्रोड्यूस होता है. और जबकि ऑर्डिनरी बिल का बात करें तो विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ये इंट्रोड्यूस होता है. यहाँ पे प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करते हैं. ठीक है. ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम लोग बोले तो इट कैन बी अमेंड और रिजेक्ट बाई राज्यसभा. राज्यसभा उसको अमेंड भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. मनी बिल में नहीं कर सकता है. ठीक है. कांट अमेंड और रिजेक्ट बाई राज्यसभा. यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल में कितने टाइम पीरियड के लिए बिल को डिटेन करके रख सकते हैं? 6 months के लिए रख सकते हैं. एंड मनी बिल के रिगार्डिंग 14 days राज्यसभा में रह सकता है. ठीक है. एंड ऑर्डिनरी बिल में कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है स्पीकर की, जबकि मनी बिल में सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है स्पीकर का. एंड इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल का क्या है कि एक हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है, दूसरे हाउस में पास होगा, फिर फाइनली पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास. बट मनी बिल में क्या है कि अगर एक हाउस ने पास कर दिया है, राज्यसभा में अगर वो पास नहीं भी हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए. तो सेकंड हाउस का कोई ज़्यादा रोल नहीं है. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है. तो बस चलिए आज के लिए इतना ही. अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.